सुना आपने आखिरकार इस हिंसा के पीछे अब किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और आखिरकार किस तरह से कानूनी तरीके से उन तमाम दंगाइयों से निपटा जाएगा। बहरहाल 4 बेहद महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला महत्वपूर्ण सवाल, आखिरकार माहौल बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि हल्द्वानी हिंसा के पीछे आखिरकार कोई साजिश थी या पूर्व सुनियोजित तरीके से इस तरह से पूरी अतिक्रमण की कार्रवाई का जवाब देने की ठान ली गई थी। क्या इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का साइड इफेक्ट भी माना जाएगा और एक देश एक कानून, आखिरकार डर किसको नजर आ रहा है। तो तमाम महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से सत्यवीर सिंह चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एच.एस. रावत है, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मुस्लिम स्कॉलर वकास वर्सी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यवीर जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। देवभूमि उत्तराखंड जो अभी तक लगातार चर्चा में था, वहां पर जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सबकी निगाहें टिकी थी, लेकिन आज जिस तरह से सामने आया, उसके लिए आप जिम्मेदार किसको माने जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को समझने की जरूरत थी, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने की जरूरत थी। देखिए, जो भी इस हमले में घायल हुए हैं या मारे गए हैं, उनके प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी इस दंगे में आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में कोई इस प्रकार की हिम्मत ना कर सके। अगर हम पुलिस से नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे? तो ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है। डर का माहौल बिल्कुल खत्म हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं राज्य के अंदर। लोग अपने आप में क्या समझ रहे हैं, इन्होंने क्या सोचा, कल को पकड़े नहीं जाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर का कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। ये है कि खत्म हो चुका है। और प्रशासन की इसमें बड़ी चूक है। जब भी हम कोई धार्मिक स्थल, कोई भी धर्म स्थल को तोड़ने जाते हैं, तो उससे पहले वहां हमारा एलआईयू, हमारे सब लोग वहां पर पूरी कई समय पहले से तैयारी करते हैं, देख रेख करते हैं कि यहाँ कोई ऐसी घटनाएं होने की संभावना नहीं नहीं है। अर्धसैनिक बल तैनात होते हैं, पर इस प्रकार से इसका अभाव था, जिसके कारण आज इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर आए कहां से। तो ये तो सब एलआईयू, हमारा जो भी डिपार्टमेंट है, इनकी काम है देखना। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक का नतीजा है, जिस कारण से आज उत्तराखंड जैसे राज्य में इस प्रकार की घटना हुई। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रशासन नो डाउट चूका है, उसको भनक नहीं लगी कि आखिरकार किस तरह से कार्रवाई को लेकर सामने वाला पक्ष तैयारी कर रहा था। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है क्या इसे यूसीसी का आफ्टर इफेक्ट माना जाए, जिसने बेचैनी पैदा कर दी? देखिए, यूसीसी के मामले में भी सरकार बताने में विफल रही है। जिस प्रकार से एक पक्ष समझ रहा है कि ये पूरा का पूरा हमारे ऊपर हमला है, तो एक ये भी कारण हो सकता है कि यूसीसी में सरकार समझाने में विफल रही है कि सरकार एक देश एक कानून बनाना चाहती है, सबको लाभ देना चाहती है, पर इससे एक पक्ष को जो है वो समझ नहीं पा रहा है और न सरकार उसको समझाने में सफल हो पा रही है। ठीक है, वकास वर्सी जी हमारे साथ जुड़े हुए मुस्लिम स्कॉलर हैं। वकास जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, आखिरकार आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिरकार जब मदरसा अवैध था तो इस तरह की डिमोलिशन की कार्रवाई तो होनी ही थी, लेकिन कानून को अपने हाथ में इस तरह से लेना, इस तरह से पुलिस प्रशासन पर, सरकारी अधिकारियों पर इस तरह से पत्थरबाजी करना, आगजनी कर देना, यह कितना न्यायोचित है? कुणाल, मैं इसको पॉलिटिकल इशू बना के और उस पे फिर जो लाशें वहां पे गिरी हैं, 8 लोगों की मेरे पास रिपोर्ट है कि 8 लोग वहां मरे हैं, जिसमें 2 बच्चे थे। और एक इंसिडेंट, अभी चूंकि इंटरनेट बंद है वहां पे, एक इंसिडेंट उसमें इतना शर्मनाक है कि एक बच्चा जो मर गया, उसका पिता उसको वहां उसकी बॉडी उठाने गया और उस पिता को उस बॉडी उठाने के समय मार दिया गया प्रशासन द्वारा। तो मैं इतनी निंदनीय घटना, इतनी अफसोसजनक घटना पे ये कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हिंदुस्तान का माइनॉरिटी इस वक्त पॉलिटिकली अनाथ है। मैं अपने शब्द दोहरा रहा हूं, मैं अपने अल्फाज दोहरा रहा हूं कि हिंदुस्तान का माइनॉरिटी इस वक्त पॉलिटिकली अनाथ है। इस तरह के इंसिडेंट से, इस तरह के मामलों में या तो उनको पहले से किसी तरह का ट्यूटोरियल मिल जाए
ट्यूटोरियल से मेरा मतलब है कि किसी भी घर में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो वहां जो बड़े होते हैं, जो समझदार पढ़े लिखे होते हैं, वो पहले से दिमाग और नॉलेज की रोशनी में उनको बता देते हैं कि इससे कैसे आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इस तरह से जो इलीगल मदरसा है उस पर कार्रवाई होने जा रही है, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं थी तो फिर उस आसपास के इलाकों के लोगों की छतों पर इतनी भारी मात्रा में पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए सर, और लोगों ने इतनी बड़ी रणनीति कैसे बना ली कि जब इतने भारी तादाद में पुलिस प्रशासन के लोग आएंगे तो इस तरह से हमला होना है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूं कि और लोगों को भी आसपास के इंसिडेंट की एक्चुअल जो चीजें हैं वो पता चले। ये वही इलाका है हल्द्वानी का जहां पे पहले भी एक बार आपको याद होगा कि आपके चैनल ने भी इस पे बिल्कुल थे, जहां रेलवे का एक बड़ा इशू हुआ था, और इसी तरीके से जो है वो भीड़ बार बार सड़कों पे आ रही थी, उनको डराया जा रहा था कि आज उनकी कॉलोनी ध्वस्त हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, और जमीन की लीजिंग का मामला था जो कि सरकार, रेलवे और जो आबादी थी वहां उनके बीच का एक ट्रिपाटाइट इशू था। आज इस इशू पे एक वहां पे बागीचा था जिसको लोकल लैंग्वेज में मलिक का बागीचा नाम से वो जगह फेमस है। उस जगह की 99 साल की लीज थी। ये कोई आदमी है मलिक नाम से, मुझे पूरा नाम उनका नहीं पता है, जिन्होंने वहां पे अवैध प्लॉटिंग कर दी। मैं अगर किसी जगह को अवैध प्लॉटिंग करके बेच रहा हूं, इसका जिम्मेदार मैं हूं, ना कि जिन लोगों को नॉलेज के अभाव में जिन्होंने वहां पे अपने मकान बसा लिए, जिनके घर वहां पे बस चुके हैं, जिनके घरौंदे वहां पे उजाड़े जाएंगे, उनका गुनाह नहीं है। या तो जब मैं उनको बेच रहा था, यानी कि जिस व्यक्ति ने भी वहां पे लोगों को प्लॉट बेचे, उनके मकान बनवाए, उस वक्त प्रशासन किस नींद में सो रहा था? क्या लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है उसके लिए आप सर किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? अब भी उसके लिए प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेदार है? नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का माइनॉरिटी पॉलिटिकली अनाथ हो चुका है। वो वही तो एक सवाल है ना। ठीक है, एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एच.एस. रावत जी, जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, सरकार लगातार बार बार कहती है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब सबका विश्वास, सबके विश्वास के साथ साथ जब समान कानून की बात भी की जा रही है, उसके बावजूद सामने वाले पक्ष से यह स्टेटमेंट आना कि हम पॉलिटिकली अनाथ महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े होंगे सरकार के कार्यप्रणाली पर। कुणाल जी, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पहली बात तो जो मारे गए हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन ये बड़े प्यार से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हम पॉलिटिकली अनाथ हैं। अभी ओवैसी का बयान सुनो कि युवाओं कहां सो रहे हो, तुम्हारी मस्जिदें, अब तुम जाग जाओ। साजिद रशीदी का बयान सुनो कि अब वक्त आ गया है, अब हमें विरोध करने का, अब कानून को हाथ में लेने का वक्त आ गया है। मौलाना अरशद वापसी का आप बयान सुनो, और सबसे बड़ा जो अभी अभी बंबई के अंदर अरेस्ट हुआ था मौलाना अजहरी, उसके बयान अगर सुन लो तो ऐसे लगता है जैसे देश में एकदम आतंक की स्थिति फैली हुई है। उसके बयान इतने खतरनाक हैं। क्या है मौलाना रावत जी, क्या है मौलाना अजहरी का बयान? यहाँ गजवाए हिंद की बात करता है वो, और इन बयानात चार लोगों के भड़काऊ बयान थे ना। मैं आपकी बात सुन रहा था ना, चुपचाप मैं आपकी बात से सुन रहा था, बोलता तो मैं बीच में बोल सकता था ना। आप गलत बोलना मेरे को भी आता है ना, तुम भी गलत बोल रहे थे। आप जैसे लाल बेच दोगे क्या? इतनी बेशर्मी की बात करते हैं। अगर प्लॉटिंग हो रही थी, अगर लाल किले में कोई प्लॉट करेगा, पागल, अनऑथेंटिक बात करते हैं आप, गलत बात कर रहे हैं आप। नहीं, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच कहीं ना कहीं सिचुएशन को बेटर डील करने के लिए कुछ मैं लौटूंगा सर, एक ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा। तो सीधे मेरा आशीष जी से सवाल ये रहेगा, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी बहुत लंबे टाइम तक इस राज्य में शासन किया है, क्या कोई और बेटर ऑप्शन था इस सिचुएशन को डील करने के? छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहें JK24। तो लगातार हल्द्वानी में सामने आई हिंसा को लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। भले ही शासन प्रशासन की तरफ से कठोर कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद सवाल ये उठ रहा है कि जिस उत्तराखंड में सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए समान कानून व्यवस्था की बात की जा रही थी, वहां पर सामने वाला जो पक्ष है, अल्पसंख्यक समुदाय ठगा हुआ महसूस क्यों कर रहा है? आशीष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने
एनडी तिवारी जी की भी सरकार देखी है, हमने विजय बहुगुणा जी की भी सरकार देखी है, हमने हरीश रावत जी की भी सरकार देखी है। क्या इस सिचुएशन को अल्टरनेटिवली क्या कोई और तरीका था जिस तरह से इसको डील किया जा सकता था? क्योंकि शुरुआत में आपने कहा कि सामने वाले पक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताया, प्रशासन फेल था इस काम को करने के लिए। जब हम कोई किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारा एलआईयू अन्य विभाग कई होते हैं जो उसकी जानकारी कर सकते थे। आज आपको पता है, आज की डेट में हम ड्रोन से भी काम कर रहे हैं। अगर छतों में इतनी मात्रा में पत्थर रखे गए थे तो वो ड्रोन कहाँ थे और किस समय के लिए थे? देखिए, इस तरीके की घटनाओं से देश के अंदर एक पार्टी भी है जिसको फायदा मिलता है। वो चाहती इस तरह की घटनाएं हो तो हम कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेक सके। और आज जहां तक बात आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो जजमान बगल में बैठे हैं, केसी जैन जी। सब समझते केसी जैन जी, उस पार्टी सीधा आरोप लग रहा है कि इस तरह के पूरे प्रकरण जो सामने आते हैं सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। और यहां पर कांग्रेस नेता शुरुआत से कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना, साजिश की तैयारी चल रही थी, एलआईयू को इंफॉर्मेशन नहीं थी, शासन प्रशासन को इंफॉर्मेशन नहीं थी। और दूसरी तरफ यहां पर वकास जी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई वो तो पॉलिटिकली अपने आप को अनाथ महसूस हो रहे, तो फिर आखिर ऐसे में सबका साथ सबका विकास कैसे हो जाएगा? इतनी बड़ी भीड़ में 200-300 पुलिसकर्मियों को मारने के लिए छोड़ा गया, ये नहीं, ठीक है। जो घटना उत्तराखंड में जिस प्रकार से घटित हुई है जी, और जहां तक बात हो रही है कि बुलडोजर वहां पे चला दिया गया, वहां पे चीजों को ढा दिया गया और पत्थरबाजों की पहले से तैयारी थी, तो देखिए जो कुछ भी कार्रवाई की गई है वो सारी की सारी कार्रवाई विधिक रूप से की गई, गैर विधिक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन लोगों को पहले से नोटिस दिया गया था, पहले से इनको जानकारी थी और वहां पे जो अतिक्रमण हो रहा था उससे पहले से रोक थी। लेकिन लगातार जिस प्रकार से अतिक्रमण होते रहे, लगातार वो चाहे मस्जिद के नाम पर हो या मस्जिद के नाम पर हो, और ये हर कोई जानता है अच्छे तरीके से, जहां पर भी धार्मिक उन्माद आ जाता है, जहां पर भी मदरसे की बात आ जाती है, जहां पर भी मस्जिद की बात आ जाती है, वहां पे शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस तरीके का रवैया अपनाता है कि कहीं पे कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई बवाल ना हो, कोई इलीगल एक्टिविटीज ना हो, आम आदमी उससे परेशान ना हो। और इसी का सहारा लेकर के, इसी की आड़ लेकर के इस तरीके की गतिविधियां पहले से भी संचालित होती है। लेकिन प्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इंफॉर्मेशन नहीं थी, इतनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, उसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी, जो कुछ हुआ वो मैटर ऑफ कोइंसिडेंस है। नहीं, देखिए, जब उनको पता है कि उनके पास जमीन कितनी है और वहां पे इनलीगल जो कंस्ट्रक्शन वहां पे किया गया और लगातार मस्जिद के नाम पर और मदरसे के नाम पर आप कहीं पर भी अतिक्रमण कर लेंगे, क्या ये चीजें सही हैं? और जो भी है वहां पे बता रहे हैं वो सोसाइटी के अंतर्गत है, उनका टेस्ट बना हुआ है, तो टेस्ट और सोसाइटी के अंतर्गत आपको ये अधिकार तो नहीं मिले, तब तो आपको और ज्यादा जागरूकता होनी चाहिए, तब तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन, तब तो आपको और सारी चीजें पता है। और जब सर एक सेकंड केसी जैन जी, हाल फिलहाल में जब यूसीसी जब लागू किया गया है उसके बाद कहा यह जा रहा है कि भाई आफ्टर इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि शुरुआत से कांग्रेस पार्टी कह रही है ना, हरीश रावत जी तो कहते नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड को आपने टेस्टिंग लैब बनाकर रख दिया है। नहीं, देखिए, जो पार्टियां केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं तो वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके की बातें करेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास का मॉडल जो लगातार पेश किया जा रहा है वो सबके सामने है, और यही कारण है कि लगातार अन्य प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, वकास जी हमारे साथ लगातार जुड़े। वकास जी सीधा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये देते हुए नजर आ रहे हैं केसी जैन जी कि सब कुछ इंफॉर्मेशन पहले से था, पेपर वर्क पहले हो रखे थे, पहले से इंटीमेट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से तैयारी करना तो सामने वाले के फिर दाढ़ी में तिनका तो नजर आएगा ही। वकास जी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपका मेरे ख्याल से आपने म्यूट कर रखा है सर अपना ऑडियो। जी हेलो, मैं कह रहा हूं जैन साहब, जिस कम्युनिटी को, जिन लोगों को बता रहे हैं कि आप जिन लोगों के लिए कह रहे हैं कि उनकी दाढ़ी में तिनका ढूंढना है, मैं आपसे और जैन साहब से सवाल पूछता हूं कि वो कौन लोग हैं जो खुद, जिनकी आठ लोग अपने मारने को, गोली पड़वाने को तैयार होके, क्या ऐसे लोग
कहीं पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मिलेंगे जो 8-10 खुद को मर जाने को तैयार होंगे, जो कोई किसी का भाई, कोई किसी का बाप, कोई किसी की बहन। कल उस हादसे में 8 लोग अब तक रिपोर्टेड है कि मर चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अपना घर बचाने के लिए आदमी इतना ज्यादा पागल हो गया, इतना होश खो दिया उसने कि वो अपनी जान गंवाने को तैयार होके बैठा हुआ था? आप सिर्फ मदरसे और मस्जिद का नाम लेके एक कम्युनिटी जो वहां पे 2000 से 2500 की इसकी आबादी है, आप उसको बराबर टारगेट कर रहे हैं। आप उसको एक्नॉलेज करते, आप जाके प्यार से बताते तो वो अपने आप को परेशानी बताता कि भाई ये फला आदमी ने हमको प्लॉट बेचे, हमने मकान बनाए। ठीक है, इसका इशू आप क्लियर कर दो, इसको हमारा आप इशू रिजॉल्व कर दो, हम आपको वोट देंगे। उनको लगा था कभी रेलवे का इशू बना के, कभी कोई और इशू बना के, अब ये अतिक्रमण का इशू बना के कांग्रेस को वोट देने की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है भाई। ठीक है, किशन जी। जी, देखिए पहली बात तो ये है कि ये कह देना कि शासन प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई और बिना किसी सूचना के कार्रवाई की गई, बिना किसी अल्टीमेटम की कार्रवाई की गई, सीधे वो घर में सो रहे थे, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, क्या इस तरीके की चीजें आई हैं? ये तो अपने आप को स्वयं कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। वहां पे अनाउंसमेंट हुआ, वहां पे सब चीजें खाली करा ली गई, खाली कराने के बाद में उसको जो अनैतिक रूप से वहां पे निर्माण था, अनाधिकृत निर्माण था, उसको वहां पे ध्वस्त किया गया और सारे के सारा न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया, कोई भी विधिक प्रक्रिया के बाहर नहीं था। अब जब वहां पे बुलडोजर चल रहा है, वहां पे बिल्डिंग गिराई जा रही है और उसी बिल्डिंग के ऊपर छत पे चढ़ करके आप पत्थरबाजी करेंगे तो वहां पे हादसे हो सकते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ कि कोई भी एक भी कैजुअलिटीज होनी चाहिए, या जो कैजुअलिटीज हुई वो सही हुई, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ना तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। लेकिन अगर कहीं पे कोई घटनाक्रम चल रहा है और आप पहले वहां पे आपको हटा दिया गया, उसके बाद में उसी बिल्डिंग की उसी छतों पे चढ़ करके अचानक से आप पत्थरबाजी करना शुरू कर देंगे, तो वहां पे जब घटना घट रही है तो वही सवाल तो आशीष जी पूछ रहे हैं ना कि आखिरकार एलआईयू की जो टीम थी वो पहले से इन्वेस्टिगेशन करने क्यों नहीं पहुंची? और अगर जब इस तरह की ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, वो सब क्यों नहीं किया गया समय पर? और फिर आप ये कहें कि अचानक से सामने वाले पक्ष ने पत्थरबाजी कर दी, तो फिर तो सवाल उठेंगे। नहीं, देखिए चक्कर क्या है कि जब इनको अल्टीमेटम पहले दिया गया था और कोई भी कहीं पे भी अगर अतिक्रमण है, अतिक्रमण को हटाने से पहले नोटिस दी जाती है, नोटिस दी गई, आप अपने आप स्वयं हटा लीजिए, आप स्वयं से नहीं हटा रहे हैं तो शासन प्रशासन उसको हटाएगा, और शासन प्रशासन के हटाने की कार्रवाई में अगर कोई बाधक बनता है तो उससे हल्का बल प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन आप उसी बुलडोजर के आगे आके लेट जाएंगे, बिल्डिंग में छुप करके आप घुस जाएंगे, तो छुप करके अगर बिल्डिंग खाली कराने के बाद किसी को पता नहीं हुआ बिल्डिंग के अंदर कौन है, तो ऐसे में तो कैजुअलिटीज हो सकती है। ठीक है, एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एच.एस. रावत जी, अवैध चीज अवैध ही होती है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, लेकिन अवैध निर्माण पर जिस तरह से शासन प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा था, क्या कोई और तरीका था जिसके माध्यम से इस मामले को सुलझाया जा सकता था? संवाद करके, वाद करके, आपको लग रहा है किसी और तरीके से इस मामले को सुलझाया जा सकता था? क्योंकि अन्यथा अगर अब भी मामले ऐसे नहीं सुलझे तो भविष्य में भी ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। कुणाल जी, मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर से लेकर के वेस्ट बंगाल और केरल तक इनके इतिहास को अगर खंगाल के देखा जाए तो ऐसे ही जबरदस्ती कब्जा करते हैं ये लोग। जब हटाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी जो पार्टियां रही वो शेल्टर देती रही वोटों के लिए, चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो, चाहे इस प्रकार के लोग हों। और ये दिल्ली के अंदर भी अतिक्रमण है और दिल्ली के अंदर हटाने में भी बड़ी मुश्किल होती है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर पूरी जमुना को घेर कर रखा हुआ, जमुना पार को घेर के रखा हुआ, जगह जगह पर इतना भयंकर अतिक्रमण है रोहिंग्या मुसलमानों का, आप देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है। ये जगह जगह पे यही स्थिति है। और फिर बाद में बक्कार साहब जैसे लोग जो बुद्धिजीवी आते हैं वो बोलते हैं कि हमारा तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। अरे पॉलिटिकल आदमी तो आग लगाने पे बैठे हुए हैं। अगर इस प्रकार के जहरीले भाषण ना होते ये तो आज ये स्थिति ना होती।
और जो ऊपर ये पत्थर रख के बैठे ये पहली बात थोड़ी हो रही है। उससे पहले आप देखें मस्जिद के अंदर पत्थर रखे हुए थे, कानपुर के अंदर, वहां से बरसाए। जब रामनवमी की यात्रा निकलती है तो वहां पत्थर बरसाए, नूह के अंदर पत्थर बरसाए। जगह जगह पर उनकी स्थिति ये रहती है, विक्टिम कार्ड खेलना, फिर उस बात को आगे बढ़ा देना। लेकिन प्रशासन का फर्ज बनता है कि ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट को हटाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है वकास जी, अब सीधा सवाल है कि जो इलाके, जो पर्टिकुलर स्थान, जो मदरसे जहां पर पढ़ाई की जानी थी, जहां पर शिक्षा दी जानी थी, वहां पर इतनी भारी मात्रा में फिर पत्थर कैसे पहुंचा? अगर नो डाउट, अगर पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, नो डाउट पहले से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो भी इन तमाम चीजों का जवाब क्या पत्थरबाजी जायज है? और जायज नहीं है तो फिर पत्थर वहां पर क्या कर रहे थे? निर्माणाधीन इमारत तो थी नहीं थी, ऑलरेडी वो निर्माण हो चुका था। आपका मैं पूरी जिम्मेदारी से आपका जवाब दूंगा, लेकिन पहले रावत जी ने, जिनकी प्लेट के साथ मैं देख रहा हूं, आप एक धर्म गुरु हैं और आप मतलब इतना खुल के ऑन स्क्रीन एक कम्युनिटी को पूरे हिंदुस्तान में आपने बता दिया कि वो पूरी तरीके से अवैध सेटल है। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम या जितने भी लोग आज तक इस कम्युनिटी से जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनका नाम आपकी लिस्ट में या आपके इस दिमाग में कभी आया नहीं। 2500 से 3000 की आबादी वाली जगह को 2500 से 3000 वाली आबादी वाली जगह को, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, मैंने आपका नाम आदर के साथ लिया और मैंने कहा आप जैसे बुद्धिजीवी धर्मगुरु आकर के फिर ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे ना रावत जी, वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे, वो फैक्ट फिगर के साथ बोल रहे हैं। मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं, आपकी नजर में 8 हत्याएं वहां आपकी पुलिस ने की है। अब वहां से कितनी दूर है देवबंद? वहां किस प्रकार से मदनी के आपने जहरीले बोल सुने होंगे, वहीं के सहारनपुर के रहने वाले साजिद रशीदी है, किस प्रकार के जहरीले उनके भाषण चल रहे हैं और आप ओवैसी के रोज भाषण सुन रहे हैं जहरीले। और अभी बंबई के अंदर पकड़े गए मौलाना, हर अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति अपने आप को ये नहीं कहता ना कि वो ओवैसी या मदनी जी का फॉलोअर है। आग तो वही लगाएंगे ना, उन्होंने तो आग लगा दी। बता के आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी कुणाल जी, मैं देखिए कुणाल, पूरी जिम्मेदारी से बस एक रिक्वेस्ट कह रहा हूं और अपने लोगों से भी, हिंदुस्तानियों से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो कम्युनिटी पूरी तरीके से पॉलिटिकली डिसेबल्ड है, उसको चूहों की तरह, जैसे चूहों को लेबोरेटरी के अंदर किसी भी उन पे किसी नई दवा का, नई इंजेक्शन का किसी तरह का इस्तेमाल करके टेस्ट किया जाता है, वो करना बंद करें। आप हमसे डायरेक्टली बता दें कि हमसे क्या चाहते हैं। केसी जैन जी, सीधा स्पष्ट सवाल, कैसे आप और आपकी पार्टी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? एक छोटा सा रिएक्शन फिर उसके अंदर समाप्त करना है। देखिए कुणाल जी देखिए, जो वकार साहब बैठे हैं, जो लगातार डिफेंड कर रहे हैं कि वहां पे जो कुछ हुआ गलत घटित हुआ, तो देखिए इनको ये भी बताना चाहिए कि उस जिन मस्जिदों के ऊपर चढ़ करके, जिन मदरसों के ऊपर चढ़ करके पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, ये तैयारी कैसे थी, कहाँ से थी, ये पत्थर कहाँ से आ गए अचानक? क्योंकि एक तरफ बुलडोजर चल रहा था, दूसरी तरफ पुलिस वाले घायल हो रहे थे, पुलिस के ऊपर लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। दूसरी बात ये कि अतिक्रमण करने की आवश्यकता क्या है, और तीसरी बात ये कि बार बार वकार साहब कह रहे हैं कि कमेटी को टारगेट किया जा रहा है, कमेटी को टारगेट किया जा रहा है। शायद इनको नहीं मालूम है कि अभी अयोध्या में जब मंदिर निर्माण हुआ तो उसमें तमाम सारे जो रास्तों का चौड़ का, उसमें तमाम सारे हिंदू मंदिर भी थे, उनको भी हटाया गया। और अभी जब उत्तर प्रदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद में तमाम सारे मस्जिद और मंदिरों को जो रोड पे थे उनको हटाया गया, उसमें बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हिंदू मंदिर थे, हनुमान जी के मंदिर थे, उनको भी रोड से हटाया गया। तो यहाँ तो कोई सवाल किसी भी कि जो है मंदिरों को हटाया जा रहा है। तो देखिए मस्जिद के नाम पर हो, मंदिर के नाम पर हो और चाहे मस्जिद के नाम पर, लेकिन क्या होता है कि कहीं पर भी कार्रवाई होती है, बुरी कार्रवाई कार्रवाई हो जाती है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए कहीं पर भी होती है, जहाँ पर भी सहयोग की बात आती है, किसी अगर कहीं पे अतिक्रमण हुआ है या कहीं पे बीच में बाधक बन रहा है, कहीं पे हिंदू मंदिर है, वहां पे कोई आंदोलन नहीं दिखाई देता, वहां कोई पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन अगर कोई मदरसा बना है, कोई मस्जिद बनी है, लीगल बनी है, तो पत्थरबाजी होती है।
और सीधे कहते हैं आपने देखा नहीं वहाँ लोगों का, दुकानदारों का, ठीक है, जब मंदिर और दुकानें हटाई जा रही थी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाओं की प्रवृत्ति ना होने के साथ साथ जिस भी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के मामले से संबंधित जो कार्रवाइयां अमल में लाई जाती हैं वहां पर विश्वास मत हासिल करना भी बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हल्द्वानी में जो जिस तरह से हिंसा भड़की उसके बाद अब जो स्थिति की बनी हुई है उसके बाद सरकार, शासन, प्रशासन और वहां के जनमानस सभी पर जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाओं की ना सिर्फ पुनरावृत्ति रोकी जाए बल्कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर जब शासन प्रशासन इस तरह से कार्रवाइयों को अंजाम देता है तो उसके पीछे के तर्क, उसके पीछे के फैक्ट फिगर को भी जान लिया जाए। बहरहाल चर्चा में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें JK 24/7 न्यूज।